तो चलिए फिर आज बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम समझेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको क्या है, लेक्चर्स आपको टॉपिक वाइज अवेलेबल हो जाएंगे। यानी हर लेक्चर्स को हमने टॉपिक वाइज में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रैंकियोस्टोमा की बात करूं तो जो ब्रैंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि सीलिएटेड एपिथेलियम का बना हुआ होता है। यानी कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक पार्ट के पास क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। हर एक पार्ट में क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीलिया है बेसिकली फूड के मूवमेंट और वाटर के मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट नेचर का होता है। ठीक है, अब ये कंप्लीट नेचर का मतलब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से ओपन होगा और एनस पे जाके एंड होगा। ठीक है, सो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होता है तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कि कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जो पूरा का पूरा ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म कैसा है, सेडिनेटरी लाइफ को स्पेंड करता है। यानी आप देखेंगे कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है, सैंड के अंदर धंसा हुआ होता है सिर्फ, और उसका एंटीरियर पार्ट ही बाहर दिखता है। और इस एंटीरियर पार्ट की मदद से ही ये क्या करता है, फूड को गेन करता है। और इनके अंदर जो फूड गेन करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको फिल्टर फीडर मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसको हम प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली कन्फाइंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको दो मेन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, जिसमें से एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है मिडगट डाइवर्टिकुलम और मिडगट एपिथेलियम देखने को मिलता है, जो कि आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उन एंजाइम्स की मदद से क्या है, फूड का डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो अभी मैंने जितनी चीजें बोली हैं एक बार उसको पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार क्या है पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल यानी पूरा का पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और दूसरा आ जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें से एक आता है आपका मिडगट डाइवर्टिकुलम, मिडगट डाइवर्टिकुलम, और दूसरा आ जाएगा मिडगट एपिथेलियम। दूसरा क्या आ जाएगा, मिडगट एपिथेलियम आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। यहां पर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, और ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कंप्लीट टाइप का है। यानी यहां पर आपको माउथ और एनस दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन पूरे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसका जो डायमीटर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है, यानी वो वेरी कर सकता है, क्योंकि हर जगह जो बोला जाए कि जो ट्यूबुलर जो इसका डायमीटर है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पे हो सकता है थिक हो, कहीं पे थिन हो। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो माउथ है, माउथ की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो माउथ है वो रोस्ट्रम के जस्ट नीचे एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन पर होता है। ठीक है, माउथ कहां प्रेजेंट होगा, रोस्ट्रम के जस्ट नीचे एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन पर होता है। ये चीज आपको याद रखना है, एंटीरियर मोस्ट टिप पे प्रेजेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। और माउथ के चारों तरफ आपको ओरल हुड प्रेजेंट होता है। अभी हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल करेंगे। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम की मदद से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे, और उसके बाद फिर जो पीपीटी है, पीपीटी की मदद से सारी स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेंगे। ठीक है,
तो चलिए फिर ये जो आप डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम बेसिकली ब्रेंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अब ब्रेंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम रोस्ट्रम, इसको हम बोलेंगे रोस्ट्रम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, रोस्ट्रम। उसके जस्ट बाद आप ध्यान देंगे कि रोस्ट्रम के जस्ट नीचे यहां पर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम बोलेंगे माउथ। उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, माउथ। याद रखना है सारे स्ट्रक्चर कि रोस्ट्रम के जस्ट नीचे माउथ होता है, और माउथ की जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियो वेंट्रल। एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन, यानी एंटीरियर साइड में होगा, वेंट्रल साइड में होगा, इसलिए इसको एंटीरियो वेंट्रल साइड बोलेंगे या एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन बोलेंगे। तो याद रखना है कि जो रोस्ट्रम के नीचे एंटीरियो वेंट्रल पॉइंट पर आपका माउथ प्रेजेंट होगा, एक स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम माउथ बोल रहे हैं। ठीक है, अब माउथ के आगे क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज करो कि ये मेरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, हम ऐसा मान रहे हैं, और पूरा एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे आगे वाला ये जो पार्ट है, ये जो ओपनिंग है, इसको हमने नाम दे दिया माउथ। ठीक है, अब इस माउथ पर होगा क्या उसको समझते हैं। अब माउथ के डॉर्सल और लेटरल साइड पे, ये जो डॉर्सल है और ये लेटरल है, ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा डॉर्सल, और साइड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा लेटरल। ये डॉर्सल और ये जो दोनों साइड है लेटरल है। तो माउथ के जस्ट डॉर्सो लेटरल पॉइंट पे एक इन्वेजिनेशन डेवलप होगा, और इन इन्वेजिनेशन को हम बोलते हैं ओरल हुड। इसको क्या बोलेंगे, ओरल हुड। तो ध्यान रखना है कि ओरल हुड कहां प्रेजेंट होगा, माउथ के डॉर्सल और ये जो लेटरल साइड है उनके इन्वेजिनेशन से ओरल हुड का फॉर्मेशन होगा, और ओरल हुड में कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बक्कल सिराई या फिर ओरल सिराई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बक्कल सिराई या ओरल सिराई होता है, इसका काम होगा कि जब भी फूड पानी की मदद से बॉडी के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है, तो ये जो आपका बक्कल सिराई या ओरल सिराई है, ये उसको छानने का काम करता है, यानी सिर्फ छोटे फूड पार्टिकल्स को अलाउ करता है, लार्ज फूड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो अब होगा क्या कि जस्ट आप देखेंगे कि इस पूरा बक्कल सिराई के बाद क्या है, फूड अंदर एंटर करेगा। अब ये जो आपका ओरल हुड है, ठीक है, ओरल हुड के जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जो ओरल हुड का जो एपिथेलियम है, उसी के अंदर इन्वेजिनेशन होंगे, इस तरीके से इन्वेजिनेशन डेवलप होंगे, और ये सारे इन्वेजिनेशन सीलिएटेड होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि सीलिया तो हर जगह ही प्रेजेंट होगा, तो ये सीलिएटेड इन्वेजिनेशन होते हैं। इन सीलिएटेड इन्वेजिनेशंस को हम व्हील ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, व्हील ऑर्गन बोलेंगे। और ये बीच में जो खाली स्पेस बना है माउथ के जस्ट पीछे, ये जो खाली स्पेस बना है, इस खाली स्पेस को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, या वेस्टिब्यूल को हम स्टोमोडिकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेस्टिब्यूल के अंदर यहां पर एक्टोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक्टोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्टिब्यूल या स्टोमोडिकम बोल सकते हैं। पीछे की तरफ इस तरीके से आपका एपिथेलियम सेल्स के इन्वेजिनेशंस होते हैं, और इन इन्वेजिनेशंस को व्हील ऑर्गन बोला जाता है। व्हील ऑर्गन जब रोटेट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये पानी को बाहर से अंदर की तरफ शक करते हैं, क्योंकि यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट करेगा और प्रेशर की वजह से पानी अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब क्या होगा, व्हील ऑर्गन के जस्ट पीछे, व्हील ऑर्गन जैसे सपोज करो कि यहां पर व्हील ऑर्गन है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना पूरा एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और उसके जस्ट यहां पर व्हील ऑर्गन होगा। ठीक है, अब व्हील ऑर्गन को के चारों तरफ इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में, व्हील ऑर्गन के चारों तरफ यहां पर सर्कुलर पैटर्न में इस तरीके से एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं वेलम। इसको क्या बोलेंगे, वेलम बोलेंगे। और इस वेलम के बीच में इस तरीके से होल प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंटीरियोस्टोम बोलते हैं। अब एंटीरियोस्टोम का काम क्या होगा कि जो भी फूड यहां से आ रहा है, फूड और वाटर, वेस्टिब्यूल से एंटीरियोस्टोम, यानी इस आपका वेलम मेम्ब्रेन के बीच में जो होल है, जिसको हम एंटीरियोस्टोम बोल रहे हैं, इस एंटीरियोस्टोम से फूड क्या है, आगे की तरफ इधर से फूड एंटर करेगा। फिर यहां पर ये जो वेलम है, वेलम के अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस के थ्रू फूड कहां एंटर करता है,
फेरिंग्स में एंटर करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो एंटीरियर स्टोम बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक अपर्चर है जिसकी मदद से जो फूड है वो आगे की तरफ फेरिंग्स की तरफ एंटर करता है, ठीक है। अब वेलम के अंदर ही कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो कि लगभग 12 से 13 के समथिंग के बीच में ये प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं वेलार टेंटिकल्स। इनको क्या नाम देंगे, वेलार टेंटिकल्स बोलेंगे। वेलार टेंटिकल्स का बेसिकली काम क्या है कि ये जो आने वाला फूड है उसका केमिकल टेस्ट करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ही यहां से एंटीरियर स्टोम से फूड आगे जाता है तो आगे एक बड़ा सा कैविटी हमें देखने को मिलता है। अभी इन स्ट्रक्चर्स को छोड़ दो, अभी सिर्फ क्या होगा, जैसे ही एंटीरियर स्टोम से फूड आगे जाएगा तो आगे आने के बाद एक बहुत बड़ी सी कैविटी प्रेजेंट होती है और उस कैविटी को हम बोलते हैं एट्रियम। उस कैविटी को क्या नाम देंगे, एट्रियम नाम देंगे, ठीक है। अब इस एट्रियम वाले कैविटी के अंदर आपका फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फेरिंग्स बेसिकली बोला जाए तो इस एट्रियल कैविटी का सबसे बड़ा पार्ट बनाता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो कैविटी है, हाफ ऑफ द पार्ट बेसिकली क्या होता है, आपके फेरिंग्स का होता है, ठीक है। अब इसको बेसिकली फेरिंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए क्या होता है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और ये जो एंडोस्टाइल है बेसिकली अगर हम हायर मैमल्स में बात करें तो ये एंडोस्टाइल कन्वर्ट हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। उसके जस्ट आगे देखेंगे एंडोस्टाइल आगे की तरफ क्या होगा, एंटीरियर ऊपर की तरफ जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरिंजियल बैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पेरीफेरिंजियल बैंड बोलेंगे। और यहां पर एक स्ट्रक्चर खाली बनता है जिसको प्री ब्रेकियल कैविटी या प्री ब्रेकियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये जो प्री ब्रेकियल स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का गिल्स प्रेजेंट नहीं होता, बट यहां पे फेरिंग्स के जो लेटरल साइड है, कल आपको मैंने बताया था कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के लेटरल साइड में क्या होगा, इस फेरिंग्स के इस लेटरल साइड में आपको बहुत सारे ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं, बहुत सारी लेटरल ओपनिंग्स देखने को मिलती है जिसको गिल स्लिट्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं गिल स्लिट्स की मदद से क्या होता है, जब वाटर पूरा फेरिंग्स के अंदर एंटर करता है तो वो खाली जो स्पेसेस होते हैं, जो गिल स्लिट्स होते हैं, वहां से पानी निकल के एट्रियम में आ जाते हैं। और एट्रियम से यहां पर क्या होगा, एक ओपनिंग होता है जिसको एट्रियल पोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल पोर बोलते हैं। इस पोर से जो सारा का सारा पानी है यहां से आके निकल जाएगा। और ये जो एट्रियल पोर है आपका बेसिकली कॉर्डल फिन के जस्ट पास उसकी ओपनिंग होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां से फेरिंग से फूड अब आगे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ जाएंगे तो एक बड़ा सा आप देख रहे हो यहाँ पे एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लेटरल सीलिएटेड ट्रैक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लेटरल सीलिएटेड ट्रैक बोलेंगे। और इस लेटरल सीलिएटेड ट्रैक की वजह से होगा क्या कि जैसे ही यहां से फूड आगे की तरफ जाता है तो ये जो लेटरल सीलिएटेड ट्रैक क्या करेगा, फूड को डायरेक्टली सीधे सीधे अलाउ नहीं करता, ये इसको बेंड कर देता है। और बेंड करने के बाद फूड इस स्ट्रक्चर में आता है जिसको हम मिड गट डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। और मिडगट डाइवर्टिकुलम बेसिकली कि लीवर के जैसा काम करता है। और यहां पे जाइमोजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज जैसे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं और फूड का यहां पे डाइजेशन होता है। जैसे ही फूड का जहां से डाइजेशन होता है, फूड अब आगे की तरफ बढ़ता है जिसको हम मिडगट बोलते हैं। अब मिडगट के अंदर भी जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो भी एंजाइम सिक्रीट करते हैं और फिर फूड का फर्दर बेसिकली बोला जाए तो डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद फूड क्या है आपके इंटेस्टाइन में जाता है, उसके मिडगट वाले पार्ट में, फिर आगे की तरफ जाएगा तो इस तरीके से रिंग प्रेजेंट होते हैं। और इन रिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, इलियोकोलिक रिंग्स बोलते हैं। और यहां पर फूड का क्या होता है, रोटेशन होता है। रोटेशन होने के बाद फूड को और ज्यादा ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद अब फूड क्या है, रेक्टम के पास जाएगा और रेक्टम में क्या है, फूड को कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टोरेज होगा और फिर एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहां पे जो हिडगट और मिडगट के बीच में जो स्पेस होता है, यहीं पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो एलिमेंट है, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एक पूरा सीक्वेंस बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि उसके अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आगे की तरफ। कितना कितना 200 नहीं है, 500 का ही है। वो तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ, मतलब अकाउंट में डलवाने के लिए सुबह से। लाइट गई हुई ना, अभी तो लाइट आया है।
तो चलिए फिर मूव करते हैं और समझते हैं हर एक टॉपिक को डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल हुड और बक्कल कैविटी के बारे में। तो अभी मैंने आपके ओरल हुड के बारे में बताया था कि ओरल हुड का फॉर्मेशन बेसिकली डॉर्सल और लेटरल इन्वेजिनेशन से होता है, डॉर्सल ऊपर वाला और लेटरल साइड वाला, तो इसके इन्वेजिनेशन से होता है, इसलिए आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है डॉर्सल है और ये दोनों पॉइंट क्या है, लेटरल है। तो डॉर्सल और लेटरल इन्वेजिनेशन की वजह से ओरल हुड का फॉर्मेशन होता है और ओरल हुड के अंदर इस तरीके से आपको टेंटिकल जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप नाम देते हैं बक्कल सिराई, इसको क्या नाम देंगे, बक्कल सिराई, या इन्हीं स्ट्रक्चर को आप ओरल सिराई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये जो बक्कल सिराई या ओरल सिराई है, इसके अंदर आपको स्केलेटन रॉड्स भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, स्केलेटन रॉड्स देखने को मिलते हैं, जो इन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली क्या स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से ये आसानी से क्या है पानी को छान सके, या बोल सके कि सिर्फ जो बड़े फूड पार्टिकल्स है उनको ये ब्लॉक कर सके, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे मेंशन किया, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ओरल हुड है उसका फॉर्मेशन होता है डॉर्सल और लेटरल प्रोजेक्शन से, ठीक है, डॉर्सल और लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बक्कल सिराई की बात करें तो ये क्या है, फ्री वेंट्रोलेटरल एजेस, यानी इसका जो वेंट्रोलेटरल एजेस है वहां से इसका फॉर्मेशन होगा, और ये बेसिकली इसके नंबर्स की बात करें तो ये लगभग 10 से 11 होते हैं। नंबर याद रखेंगे आप कि जो बक्कल सिराई होते हैं, बक्कल सिराई का जो नंबर होता है वो लगभग 10 से 11 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये कैसा आता है, स्टिफ सिलेंड्रिकल और सिलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है, जिसके अंदर आपको सेंसरी पेपली देखने को मिलता है, जिसकी मदद से ये जो वाटर है उसका केमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो नंबर है वो एज के साथ इंक्रीज होता चला जाता है, ये याद रखेंगे। और बक्कल सिराई के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर आपको एक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए जिलेटिनियस स्केलेटन रॉड का फॉर्मेशन होता है, या उसके अंदर इस तरीके से ये रॉड देखने को मिलता है जो इनको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो बक्कल सिराई है वो क्या है, फिल्टर करने का काम करते हैं, और ये क्या है, जो लार्जर पार्टिकल्स है उनको ब्लॉक कर देता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ओरल हुड है, ओरल हुड के बाद ये जो आप इस तरीके से ट्यूबुलर, या बोल सकते हैं इस तरीके से कि ये स्पेस देखते हो, इस स्पेस को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो ओरल हुड से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो ओरल हुड है वो इनक्लोज करता है एक लार्ज फनल शेप कैविटी का, क्या करता है, फनल शेप कैविटी को अपने अंदर इनक्लोज करता है, जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर माउथ की ओपनिंग होती है, ये चीज आपको याद रखना है, यानी वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होगा, माउथ की ओपनिंग होती है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या होगा, इस कैविटी के अंदर आपको देखेंगे कि एक्टोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, यानी वेस्टिब्यूल के अंदर एक्टोडर्म की इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस लाइनिंग को बेसिकली हम क्या नाम बोलते हैं, इस लाइनिंग की वजह से वेस्टिब्यूल को हम स्टोमोडियम भी बोल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और उससे खुलने वाला जो माउथ होगा उसको ट्रू माउथ बोला जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हील ऑर्गन्स की, ठीक है। व्हील ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे जो एपिथीलियल लाइनिंग होती है, ठीक है, एपिथीलियल लाइनिंग ऑफ ओरल हुड वही क्या फॉर्म करती है, 6 से 8 पेयर फिंगर लाइक फोल्ड्स बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप सिंपली व्हील ऑर्गन्स बोलेंगे। और ये भी कैसा होता है, सिलेटेड होगा, ये चीज आप याद रखेंगे। तो जस्ट यहाँ पर क्या है, एपिथीलियम लाइनिंग इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको व्हील ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो जनरली जो व्हील ऑर्गन है, इस व्हील ऑर्गन को हम रोटेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं या मुलर ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो मुलर ऑर्गन्स के नाम पे आता है कि मुलर ऑर्गन्स कहां पर पाया जाता है या किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मुलर ऑर्गन देखा जाता है। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके बीएससी में भी आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आ चुका है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हील ऑर्गन की, ठीक है। तो व्हील ऑर्गन को अभी हमने देख ही लिया कि व्हील ऑर्गन बेसिकली क्या करता है, उसके अंदर रोटेशन होता है जिसकी वजह से वो वाटर को रोटेट करता है और एक टाइप का वॉर्टेक्स क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, वैक्यूम क्रिएट होगा और पानी को इस तरीके से अंदर सक कर लिया जाता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है।
उसके अलावा वेस्टिब्यूल के ऊपर यहाँ पर एक टाइप का पिट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम हेडशेक पिट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली जो हेडशेक पिट है ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वेलम एंड एंटीरियोस्टोम की। वेलम और एंटीरियोस्टोम की बात करें तो यहां पर क्या होगा, जस्ट इस पर्टिकुलर व्हील ऑर्गन के पीछे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम वेलम बोलते हैं, ठीक है। सो ये वेस्टिब्यूल के जस्ट पीछे क्या होगा, एक सर्कुलर रिंग लाइक वर्टिकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको वेलम बोलते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको वेलम बोलते हैं। और इस वेलम के अंदर आपको स्फिंक्टर देखने को मिलता है और ये स्फिंक्टर का काम क्या होता है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और यहीं से इस वेलम मेम्ब्रेन से आपको इस तरीके से फिंगर लाइक या बोल सकते हैं टेंटिकल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको हम वेलार टेंटिकल्स बोलते हैं। और वेलार टेंटिकल्स की वजह से बीच में एक स्पेस बनता है जिसको एंटीरियोस्टोम बोलते हैं, ये जस्ट अभी हमने देखा था। और यही एंटीरियोस्टोम क्या करेगा, यहां से जो वाटर या फूड है वो डायरेक्टली फेरिंग्स की तरफ एंटर करता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपको एंटीरियोस्टोम देखने को मिलता है। समटाइम्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने एंटीरियोस्टोम को एज अ माउथ बोला था, लेकिन ये ट्रू माउथ नहीं है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि ये फेरिंग्स में ओपन होता है। तो जनरली माउथ कभी भी फेरिंग्स में ओपन नहीं होता, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वेलम का, उसके अंदर 10 से 12 क्या प्रेजेंट होता है, आपका वेलार टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेरिंग्स। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या है कि कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस कैविटी को अभी हमने नाम दिया था एट्रियल कैविटी, ठीक है। तो एट्रियल कैविटी के अंदर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो फेरिंग्स बेसिकली क्या है, एक बहुत लार्ज स्पेसियस लिटरली कंप्रेस्ड चैम्बर होता है। ये बेसिकली क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, लगभग 1/2 ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी बनाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है, एट्रियल या पेरीब्रेकियल चैम्बर में प्रेजेंट होगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो पूरा जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के लिटरल साइड पे आपको गिल स्लिट्स देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से ये लिटरल साइड है और यहाँ पर इस तरीके से आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। और इन गिल स्लिट्स के अंदर ओपनिंग होती है जिसकी वजह से पानी बाहर की तरफ निकल के कहां पर आता है, आपका इस एट्रियल चैम्बर में आता है। एट्रियल चैम्बर से आने के बाद ये पानी सारा का सारा एट्रियल पोर से या एट्रियो पोर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो गिल स्लिट्स के जो नंबर होते हैं लगभग 150 से 200 तक होते हैं, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले गिल स्लिट्स की बात करें तो गिल स्लिट्स बेसिकली क्या है, लेटरल चैम्बर्स होते हैं। इस तरीके से लेटरल ओपनिंग होती है, इस तरीके से लेटरल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो इनको हम क्या बोलेंगे, ये ओपनिंग्स है और इसके बीच में ये जो स्पेस खाली है, इन स्पेस को हम गिल बार्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, गिल बार्स बोलेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। और गिल बार्स के अंदर एक रॉड देखने को मिलता है, उस रॉड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, गिल रॉड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली क्या है, आपके पूरा का पूरा सिंपल सा गिल स्लिट्स है, उसके बीच में ये जो खाली चैम्बर है उसको गिल बार बोलेंगे। उसके अंदर रॉड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको गिल रॉड बोलेंगे। अब गिल रॉड दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी गिल रॉड और एक होता है सेकेंडरी गिल रॉड। अगर इस तरीके से गिल रॉड नीचे से बाइफर्केट होता है तब तो उसको बोलेंगे प्राइमरी गिल रॉड, और अगर बाइफर्केशन नहीं होता तब उसको बोलेंगे सेकेंडरी गिल रॉड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी बेसिस पे जो गिल बार होता है उसको भी हम प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार बोल सकते हैं। यानी प्राइमरी गिल रॉड जिस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा उसको प्राइमरी गिल बार बोलेंगे, और जहां पर आपका सेकेंडरी गिल रॉड प्रेजेंट होगा उसको सेकेंडरी गिल बार बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी गिल स्लिट्स है वो ट्रांसवर्सली भी आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द साइनेप्टिकुली, ठीक है। इससे ये चीज आपको याद रखना है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है गिल स्लिट्स का, जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, सेकेंडरी टर्शरी इस तरीके से जो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। तो एक बार आप इसको जब डाउनलोड कर लोगे, पूरा का पूरा ये जो पीडीएफ है मेरे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें आपको वहां पर लिखी हुई मिल जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल क्या है, ये नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हायर मैमल्स होते हैं वहां पर एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एंडोस्टाइल है बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये जो फूड है, फूड के अराउंड म्यूकस को सिक्रीट कर देता है।
और उसके बाद यहाँ पर एंडोस्टाइलर सीलिया होता है जो फूड को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, या स्पेशली आप बोल सकते हो एक टाइप का ये जो फेरिंग्स की बाउंड्री भी क्रिएट करता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जो हाइपोब्रेंकियल ट्रैकिया जिसको हम एंडोस्टाइल बोलते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होता है हर्डमानिया के जैसे और मिड वेंट्रली लाई करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ये एक सेलो ग्रुप का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्स देखने को मिलेगा और ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहां पर क्या है, आपको जिलेटिनियस प्लेट, 2 जिलेटिनियस प्लेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे कि जो एंडोस्टाइल है आगे जाके इस तरीके से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पेरीब्रेंकल बेंड बनाएगा और जस्ट ऊपर जाएगा तो एपीफेरेंजियल ग्रूव बनाता है, ठीक है। और इन सभी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया का काम होता है फूड को आगे मूव करना। तो अभी जो हमने से पहले वाला जो लेक्चर बनाया था फीडिंग मैकेनिज्म वाला, उसमें इसका मैंने फंक्शन बता रखा है, तो उसको उस वीडियो को एक बार जाके आप इसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो एपीफेरेंजियल ग्रूव है, एपीफेरेंजियल ग्रूव का काम क्या होता है कि जब यहां पर जो एंडोस्टाइल है ये म्यूकस सिक्रीट करके फूड को इस तरीके से आपस में जोड़ देता है, एक फूड कॉर्ड की फॉर्म में लेके जाता है। तो जो एपीफेरेंजियल ग्रूव है यहां पर जो सीलिया प्रेजेंट है वो पीछे की तरफ इस तरीके से मूव करते हैं और इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं और ईसोफेगस के अंदर लेके जाते हैं। अब ईसोफेगस से डायरेक्टली इंटेस्टाइन में नहीं जाता बल्कि यहां पर एक इस तरीके से आप देखोगे लेटरल सिलेटेड ट्रैक प्रेजेंट होता है जो फूड को मिड डाइवर्टिकुलम में भेज देता है और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जाइमोजेन वो एंजाइम सिक्रीट करके फूड को डाइजेस्ट करके फिर मिडगट में भेजा जाता है। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये जो इलियोकोलिक रिंग्स है वहां पे और फर्दर डाइजेस्ट करके हिंडगट में, फिर रेक्टम में और फिर एनस के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये चीज आप क्या है एक बार जाके पीपीटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो इंटेस्टाइन को हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, मिडगट और हिंडगट में। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बिल्कुल क्या है ये भी फेरिंग्स के जैसा ही लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आपको याद रखना है, जिसके अंदर आपको स्मूथ मसल्स और सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, जो इंटेस्टाइन है आपको कहां देखने को मिल जाएगा, ये जो जंक्शन वाला स्ट्रक्चर है इस जंक्शन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मिडगट डाइवर्टिकुलम, और ये जो ईसोफेगस वाला रीजन है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो क्या है कि लार्ज ब्लाइंड पाउच ऑफ डाइवर्टिकुलम अराइजेस फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड मिडगट टुवर्ड द राइट साइड। यानी यहाँ पर ये जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है ये ईसोफेगस और ये जो आपका मिडगट है उसके बीच में इस तरीके से देखने को मिलता है, राइट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, ये चीज ऑलरेडी हमने इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली कि फूड जब जाएगा तो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे 2 टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, एक होगा मिडगट डाइवर्टिकुलम और दूसरा क्या होता है मिडगट एपिथेलियम। मिडगट डाइवर्टिकुलम लिवर के जैसे फंक्शन करता है और यहाँ पर क्या है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मिडगट डाइवर्टिकुलम बोलते हैं और यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर है वो मिडगट एपिथेलियम होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर फूड का डाइजेशन करते हैं क्योंकि ये एंजाइमेटिक एक्शन शो करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप उसके बारे में याद रखना है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।